वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब एक्सरसाइज 10.2 का हमने पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझा था। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 4 इज़ जस्ट लाइक अ थ्योरम। ठीक है, ये भी एक तरह की थ्योरम है। तो समझते हैं इसको। बेटा बहुत ही इजी है, बस अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आपको थ्योरम आधी समझ में आ गई। ठीक है, स्टेटमेंट में फोकस करते हैं बेटा। स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रूव डेट, हमें ये प्रूव करना है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब जो टेंजेंट बनाए जाएं, कहाँ पे बनाए जाएं बेटा? एट द एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो डायामीटर होता है ना, उसकी एंड्स पे अगर दो टेंजेंट्स बनाए जाएं तो वो क्या हों? आपस में पैरेलल हों। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट क्लियर है। तो अब डायमीटर कैसे बनाएं सर? देखो बड़े ध्यान से। ठीक है, ये सर्कल है, इस सेंटर O, इसकी डायमीटर क्या होगी? डायमीटर होती है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये डायमीटर हो गई, ये सेंटर हो गया। सपोज दिस इज सेंटर O। ठीक है, तो इस सेंटर के एंड पे जो टेंजेंट बनाई जाएंगी, दिस टेंजेंट और ये वाली, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड दिस इज B। ओके, सपोज इसका, इस टेंजेंट का नाम हमने दिया L और M मान लो। ठीक है बेटा, तो हमें प्रूव ये करना है कि ये टेंजेंट इसके क्या है? पैरेलल है। तो सपोज मैं ये टेंजेंट का नाम देता हूँ AL और BM। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है हमें एक सर्कल जिसका सेंटर O विद रेडियस R। ये एक सर्कल को पढ़ने का तरीका होता है बेटा। ये बेसिक्स में मैंने अभी बेसिक वीडियो अपलोड नहीं करा है, तो जब मैं आपको बेसिक वीडियो अपलोड करूँगा ना, जब एक्सरसाइज 10.1 से पहले की जो बेसिक वीडियो होगी उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने 10.2 बेटा इसीलिए अपलोड करा है क्योंकि ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले इसको अपलोड करा है। ओके, अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो इन चीज़ों को सबको समझ जाएगा। ओके, तो कोशिश करना समझने की। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसको हम एक सर्कल को हम रीड करते हैं। ओके, ठीक है, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव कि AL पैरेलल है BM। ठीक है बेटा, ये हमारे को प्रूव करना है कि ये टेंजेंट्स आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। ओके, प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि जो टेंजेंट होती है, अगर वो सर्कल से किसी एक पॉइंट पे पास करती है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ये भी जानते हैं कि द रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर क्या बोला आपने? हमारे समझ में नहीं आया। मैंने बोला, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ एक साइड में, कि द रेडियस, ये थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट है, शॉर्ट स्टेटमेंट। द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो रेडियस होगी वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मींस जो रेडियस जहाँ से ये रेडियस, मतलब जहाँ से ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे गिरेगा, वो वहाँ पे कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। यही कहती है थ्योरम 10.1। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। अगर मैंने कह दी कि AL एक टेंजेंट है ना,
AL इज़ अ टेंजेंट, वेयर इसमें अगर AL एक टेंजेंट है तो A क्या है बेटा, तो आंसर है A है, A इज़ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट सिर्फ सर्कल को किसी एक पॉइंट पे ही टच करता है, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो A इज़ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और अगर A इज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो मैं कह सकता हूँ OA इज़ परपेंडिकुलर टू AL, विच इम्प्लाइज मैं कह सकता हूँ एंगल OAL इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है ये बात? ओके। ऐसे ही ऑल्सो मैं कह दूँ कि BM इज़ अ टेंजेंट, अगर BM एक टेंजेंट है सो या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो B इज़ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर ये रेडियस इस पर गिरेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर मान लो यहाँ पे गिरी, तो ये OB एक रेडियस है, तो ये क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगी, देन OB इज़ परपेंडिकुलर टू BM विच इम्प्लाइज एंगल OBM इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट, ये सेकंड मान लो, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं। अगर हम इसको देखें तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये वाले और ये वाले। सपोज़ ये एंगल 1 और एंगल 2, ओके। ये एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल हैं, तो आंसर है दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा अगर ये एंगल्स इक्वल हैं और ये अगर ये एंगल्स ऑल्टरनेट हैं और ये इक्वल्स हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम 10.1 में हमने बहुत अच्छे से, मतलब उसकी थ्योरम को काफ़ी अच्छे से समझा है। और हम जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो जो इसके बीच में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल हैं, और अगर ये इक्वल एंगल हैं तो ये कैसे एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। या फिर इसका उल्टा सोचो कि अगर ये एंगल इक्वल हैं और बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या मैंने बोला कि अगर ये एंगल्स, ये वाले एंगल 1 और एंगल 2 अगर ये इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये लाइन ABCD के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये पहले तो ये इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम कह सकते हैं देन AL इज़ पैरेलल टू BM। और यही हमारे को क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हमने ये बता दिया कि जो टेंजेंट होती हैं, जो बनाई जाती हैं एट द एंड ऑफ द डायामीटर, जो डायामीटर के एंड पे जो बनाई जाती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। ओके, एक टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा। ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ज़रूर लेना। ओके।